नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का भाग 5 करेंगे। बच्चों, ये इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। इसके बाद आपका ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। यदि आपने पिछले 4 भाग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, ये वाला भाग भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे धातुओं का परिष्करण, यानी कि हम धातुओं को इसमें शुद्ध करना सीखेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने धातुओं को अलग अलग भागों में बांटा था। निम्न अभिक्रियाशील धातु को अलग रखा था, मध्य अभिक्रियाशील को अलग रखा था और उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को अलग रखा था और उनको विभिन्न प्रक्रमों से हमने शुद्ध करना सीखा था। लेकिन फिर भी जो धातुएं हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। तो आज हम इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इस विधि से हम धातुओं को शुद्ध करना सीखेंगे। जो पिछली क्लास में हमने जो धातुओं को शुद्ध करना सीखा था, विभिन्न प्रक्रमों से हम गुजरे थे, जिसमें हमने बर्जन विधि सीखी थी, निस्तापन विधि सीखी थी और कार्बन जैसे अपचायकों का प्रयोग करके धातुओं को शुद्ध करना सीखा था। फिर भी धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाई थी। आज के हम इस क्लास में धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध करना सीखेंगे, तो आप इसे अंत तक जरूर देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो देखो, ध्यान लगाना, धातुओं का परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। बर्जन विधि, निस्तापन विधि, इन विधियों से हमने धातुओं को शुद्ध किया था, फिर भी धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धियां। अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? अशुद्धियां। अशुद्धियां हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है। यानी कि धातुओं से अशुद्धियां हटाने की जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन सी विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। तो इस विधि के बारे में हम इस क्लास में समझेंगे और ये एग्जाम में आता है 100%, तो आप इसे अच्छे से समझे। तो देखो, इस विधि से सबसे पहले तो ये देखते हैं कौन कौन सी धातुओं को शुद्ध किया जाता है। तो इसमें देखो, जिंक है, कॉपर है, टिन है, चांदी है, सोना है। इन धातुओं को जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ये जो धातुएं हैं, इनके अलावा और भी धातुओं को इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। ठीक है। अब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, इसमें कॉपर को शुद्ध करके बताया गया है। ठीक है। तो देखिए, हम शुद्ध कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे। ठीक है, ये एक टैंक है। इसके अंदर, टैंक के अंदर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। मतलब जिस धातु को आपको शुद्ध करना है उस धातु का विलयन डालेंगे। मतलब देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ये इसका एक लवणीय विलयन है। क्या ये एक इसका लवणीय विलयन, और साथ के साथ इसमें अम्ल की मात्रा भी डालेंगे, अम्ल का विलयन भी डालेंगे। अम्ल का विलयन इस वजह से डालेंगे ताकि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, क्योंकि अम्ल का जो विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो एक टैंक लिया, इस टैंक के अंदर हमने अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन डाला, यानी कि CuSO4, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, जो अशुद्ध धातु है, मतलब कॉपर जो अशुद्ध है, उसको तो हम एनोड बनाएंगे। ठीक है, इसकी मोटी परत होगी। ठीक है, अशुद्ध धातु को तो हम क्या बनाएंगे? एनोड। और शुद्ध धातु की जो पतली परत है उसको हम कैथोड बनाएंगे। ये पतली परत होगी, इसको हम क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। और इसको एक बैटरी और एक स्विच से जोड़ देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा कि ये जो अशुद्ध धातु की मोटी परत बनी हुई है एनोड, ये क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। ये मतलब इसका क्या होने लगेगा? अपघटन होने लगेगा, विद्युत अपघटन होने लगेगा। अब जैसे इसका विद्युत अपघटन होगा तो इसमें जो अशुद्धियां हैं वो तो इस विलयन में घुलने लगेगी। ठीक है। और इसमें जो शुद्ध धातु है वो यहाँ से अपघटित होकर ये जो कैथोड है, कैथोड की पतली परत है, इस पर निक्षेपित होने लगेगी, यहाँ पर निक्षेपित होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर। तो जितनी मात्रा में अशुद्धियाँ इस विलयन में घुलेगी उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु इस कैथोड की पतली परत पर क्या होने लगती है? निक्षेपित होने लगती है। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहती है।
अब जो अशुद्धियां जल इस विलयन में विलय है, जो घुल जाती है इसमें घुलनशील है, वो तो इसमें घुल जाएगी, और जो अशुद्धियां इस विलयन में अघुलनशील है वो क्या होती हैं, ये जो एनोड की ये परत होती है, एनोड जो हमने बनाया था अशुद्ध धातु का, इसके नीचे आकर इस जगह पर निक्षेपित हो जाती है। ये क्या निक्षेपित हो रही है, अशुद्धियां, वे अशुद्धियां जो इस विलयन में नहीं घुलेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ जमा हो जाती है, तो इनका एक स्पेशल नाम है, इन्हें कहा जाता है एनोड पंख। क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब हम धातु को विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं तो क्या होता है, एनोड की जो परत है, एनोड जो हमने बनाया अशुद्ध धातु का, उसका अपघटन होता है। अपघटन होने से अशुद्धियां इस विलयन में घुलने लगती हैं, ठीक है। और जो अशुद्धि इस विलयन में अघुलनशील है वो अशुद्धि एनोड के तली पर जमा होने लगती है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है और धीरे धीरे ये परत तो पतली होती जाती है। ये जो एनोड वाली परत थी ये तो क्या होती जाती है, पतली, और ये वाली जो परत है ना, इसकी साइज क्या बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी धातु जमा होती जा रही है, शुद्ध धातु जमा होती जा रही है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है और जब तक इसका कंप्लीट अपघटन नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगी और हमें कैथोड से कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कॉपर है, अब यहाँ पर देखो CuSO4 है, CuSO4, तो क्या होता है, जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा। अपघटन हो जाएगा मतलब Cu+2 हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। तो SO4 तो इसमें विलय हो जाएगा, जो विलय है, और ये Cu+ किस पे चला जाएगा, कैथोड पर। अब देखो कैथोड ऋणावेशित है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है, तो इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये ग्रहण कर लेगा और हमें कौन सी धातु मिल जाएगी, शुद्ध धातु मिल जाती है, प्योर धातु मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आया, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये चित्र है तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, चित्र भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड के रूप में लगाया जाता है। पतली परत को कैथोड लिखना है यहाँ पर, कैथोड के रूप में लगाया जाता है। मतलब अशुद्ध धातु की परत तो क्या है, एनोड, और शुद्ध धातु की पतली परत क्या है, कैथोड। धातु के लवणों के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। धातु के लवणों का विलयन डाला जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये कॉपर का लवणीय विलयन इसके अंदर डाला गया है। ये देखो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। अब आगे देखो, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। मतलब ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो क्या है, विद्युत अपघट्य। मतलब इसका क्या हो जाता है, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन हो जाता है। आगे लिखा है अशुद्ध तांबा एनोड है। ये जो अशुद्ध तांबा है वो क्या है, एनोड, और जो शुद्ध तांबे की पतली परत है वो क्या है, कैथोड। देखो अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। आगे लिखा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो एनोड पर शुद्ध तांबा था वो कहाँ निक्षेपित होने लगता है, कैथोड पर निक्षेपित होने लगता है। आगे देखो, विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ये बताया मैंने, एनोड पर जो अशुद्ध धातु थी वो इस विद्युत अपघट्य में क्या होगी, घुलने लग जाएगी, ठीक है, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। तथा कैथोड पर इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु निक्षेपित हो जाती है। जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु इसमें घुलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कहाँ निक्षेपित हो जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अब आगे विलय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है। ये बताया मैंने, जो अशुद्धियां इसमें विलय है वो तो विलयन में घुल जाएगी और अविलय अशुद्धियां एनोड की तले पर निक्षेपित हो जाती है। जो अशुद्धियां इसमें विलय नहीं है वो एनोड की तली, मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से किस किस को शुद्ध किया जाता है, जिंक है, कॉपर है, टिन है, चांदी है, सोना है। इस जैसी
अनेक धातुओं को इस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर हम किसको शुद्ध कर रहे हैं? कॉपर को। शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? अशुद्ध धातु की तो क्या बनाई जाती है? एनोड। और शुद्ध धातु की पतली परत क्या बनाई जाती है? कैथोड बनाई जाती है। और इसके अंदर क्या लाया जाता है? इसके अंदर क्या डाला जाता है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। मतलब जिस धातु को हमें शुद्ध करना है उसके सल्फेट का विलयन डाला जाता है। अम्लीकृत इस वजह से डाला जाता है ताकि अम्ल का जो विलयन होता है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो देखो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो अशुद्ध धातु की परत थी ये पिघलने लगती है और इसमें से जो शुद्ध धातु थी वो तो कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं और जो अशुद्धियाँ थी वो इस विलयन में घुलने लग जाती हैं। अब जो इस विलयन में घुलनशील होती है तो विलयन में घुल जाती हैं और जो विलयन में अघुलनशील होती है वो कहाँ जमा हो जाती हैं? एनोड की तली पर, जिसे क्या कहा जाता है? एनोड पंख कहा जाता है। और शुद्ध धातु जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु इसमें घुलती है ना, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कहाँ निक्षेपित होती है? कैथोड पर। तो ये एनोड की जो एनोड हमने बनाया था ये तो पतली हो जाएगी क्योंकि इसमें से शुद्ध भी निकल गया और अशुद्ध भी निकल गया, और ये कैथोड क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, है ना। तो हमें जो शुद्ध धातु मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? कैथोड पर। कहाँ मिलेगी? और एनोड पंख किसके नीचे जमा होगा? एनोड की तली पे। ठीक है, तो ये आपके विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब एक और पॉइंट बाकी है आपके, फिर इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले उतारो। देखो अगला जो लास्ट पॉइंट है आपके वो है संक्षारण। तो देखो संक्षारण को हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। संक्षारण क्या होता है? तो कोई भी धातु है उसकी नमी की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर इसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखो धातु का नमी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की उपस्थिति में किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। धातु का नमी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की उपस्थिति में किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, अगर कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो ये क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये एक यौगिक बन गया। ये यौगिक बनना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो जैसे संक्षारण की कुछ घटनाएं यहाँ पर उदाहरण है इसके, ध्यान से समझेंगे। पहला उदाहरण है सिल्वर पर काली परत चढ़ना। चांदी जो होती है उस पर कौन सी परत चढ़ जाती है? काले, जो आभूषण होते हैं अपने चांदी के, उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, मतलब वो काले काले हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सिल्वर मतलब चांदी, अगर ये किसके संपर्क में आती है? सल्फर के। किसके संपर्क में आती है? तो जो नया यौगिक बनता है वो क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड। तो ये जो प्रक्रिया है इसे आप क्या कहोगे? संक्षारण कहेंगे। और जो ये सिल्वर सल्फाइड है ना, ये चांदी है, लेकिन चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ गई है? काले रंग की परत चढ़ गई है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है कॉपर पर हरी परत चढ़ना। कॉपर जो तांबा होता है, देखो कॉपर किसके संपर्क में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट। क्या बन जाता है? और ये जो कॉपर ही है, मतलब तांबा ही है, लेकिन तांबे के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ गई है? हरे रंग की परत चढ़ गई है। तो इसे जो ये यौगिक बना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर बुरी परत चढ़ना। बुरी परत चढ़ना मतलब लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना, बुरी परत ही चढ़ती है, जंग लगता है। इस कैसे लगता है? नम वायु से, नम वायु से या आर्द्र वायु से, है ना, एक ही बात है। अगर नमी होगी, नमी से क्या होगा? लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? संक्षारण कहते हो। ठीक है, अब बच्चों संक्षारण की सुरक्षा की जा सकती है। संक्षारण से हम धातुओं को बचा सकते हैं और उनका लंबे समय तक हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम संक्षारण से धातुओं को नहीं बचाएंगे तो धातुओं का हम उपयोग कम समय तक करेंगे, जिससे हमें क्या होगा? नुकसान होगा, हानि होगी। तो इसलिए हम धातुओं के संक्षारण के कुछ उपाय भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखो सबसे पहले लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाकर, अगर हम लोहे पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं,
तो उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण तो हो सकती है लेकिन वो लंबे समय तक संक्षारण नहीं होता है उनका। तो लोहे को कम संक्षारण से बचाने के लिए तो उस पर पेंट किया जाता है या क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। या फिर देखो लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाकर, या तो लोहे के ऊपर या इस्पात के ऊपर क्या चढ़ा दें, जस्ते की परत। जैसे हम लोहे पर क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड पोते हैं, तो रेड ऑक्साइड एक तरह से क्या है, जस्ता ही है, वो जस्ते की परत ही हो गई। यानी कि लोहे के ऊपर या इस्पात के ऊपर किसकी परत चढ़ा दे, जस्ते की। तो रेड ऑक्साइड करते हैं ना, तो वो रेड ऑक्साइड क्या है, जस्ता ही है। ठीक है। अब बच्चों इस प्रक्रिया को कहा जाता है एसद लेपन। क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अच्छी तरह से ध्यान रख ले। लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसद लेपन कहलाती है। एसद लेपन किसे कहते हैं, लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, एसद लेपन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप ध्यान रखें। अगला देखो क्रोमियम लेपन तथा एनोडीकरण द्वारा, या तो क्रोमियम लेपन के द्वारा या एनोडीकरण। देखो एनोडीकरण क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उससे संक्षारण के कारण उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। ठीक है, उस परत को क्या कर दिया जाता है, और अधिक मोटा कर दिया जाता है, जिसके कारण जो एल्यूमिनियम है वो खराब होने से बच जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण किसे कहते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर संक्षारण के कारण एक परत चढ़ जाती है, उस परत को और अधिक मोटा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, दांतों को जंग से बचा सकते हैं। अगला है लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित करके, लोहे के साथ अगर हम दूसरी धातु मिला दे, कोई दूसरा पदार्थ मिला दें, तो भी क्या किया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। जैसे क्या क्या मिलाया जा सकता है, ये पदार्थ या तो धातु हो सकती है, कोई दूसरी धातु मिला दे, या फिर धातु का क्या वो हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है। इन दोनों को अगर हम लोहे के साथ मिला दें तो लोहे का संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मिश्र धातु या मिश्रातु एक ही बात है, या तो मिश्र धातु या मिश्रातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण बना दिया जाए, उनको मिला दिया जाए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, या तो मिश्र धातु कहा जाता है या मिश्रातु कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगली परिभाषा है अमलगम। ठीक है, ध्यान से समझना। एक धातु तो मरकरी हो, एक धातु तो कौन सी, मरकरी, मरकरी मतलब पारा, है ना। एक धातु तो मरकरी हो और इसके साथ दूसरी कोई सी भी धातु हो, कोई सी भी हो, उनका जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ध्यान रखें, एक धातु तो मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। कोई एक धातु तो मरकरी, जैसे दूसरी धातु लोहा ले लिया, तो लोहे को क्या कहेंगे, लोहे को क्या कहेंगे, अमलगम। एक धातु मरकरी और इसके साथ जो धातु मिश्रित की जाएगी ना, उस धातु को क्या कहा जाएगा, अमलगम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मिश्र धातु होती है वो विद्युत, उसमें विद्युत की चालकता तथा उसका गलनांक कम होता है। एक तो विद्युत की चालकता उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या किसी किसी में बिल्कुल ही नहीं होती है, और गलनांक होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। अब ये भी अपने फायदे के लिए ये मिश्र धातु, अब फायदे के लिए कैसे हैं, देखो कुछ मिश्र धातुओं के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु कौन है, पित्तल। तांबे और जस्ते को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पित्तल बनाया जाता है। ठीक है, अपने घरों में बखूबी खूब काम आ रहा है पित्तल। तो क्यों, तांबा और जस्ता दोनों को मिलाने से क्या बनता है, पित्तल बनता है। और देखो तांबा और टिन, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा। और ये जो कांसा होता है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है। कांसा विद्युत का क्या होता है, कुचालक, जबकि तांबा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तांबा हमने पढ़ा था, तांबे के तार आते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, लेकिन अगर तांबे के साथ हम क्या मिला दें, टिन, तो क्या बन जाएगा, कांसा। और कांसा विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक है। और देखो सीसा और टिन, सीसे और टिन को मिलाने से क्या बनता है, सोल्डर बनता है। क्या बनता है, और सोल्डर का जो गलनांक है ना, गलनांक वो बहुत ही क्या होता है, बहुत कम होता है।
सोल्डर देखा है ना, सोल्डरिंग करने के काम आता है। सोल्डर का तार देखा होगा जिसको हम सोल्डरिंग करते हैं ना, सोल्डरिंग देखिए, तो वो सोल्डर होता ही है, सोल्डरिंग वायर जिसको हम जैसे वो सोल्डर रखते हैं उसके ऊपर वो आसानी से पिघल जाता है और वहाँ पर जॉइंट बना देता है। तारों को जॉइंट करते हैं ना, रेडियो में, मोबाइल की जो पीछे की वो आती है उनमें सोल्डरिंग का काम आता है। तो ये सोल्डर किस किस की मिश्र धातु है? सीसा और टिन। तीनों को अच्छी तरह से याद रखें, मिश्र धातुओं को बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी आपसे। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबे और जस्ते की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबे और टिन की। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सीसा और टिन की। अब बच्चों बात करते हैं सोने की। सोने को मापा जाता है कैरेट में। काय में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है सोने को, ठीक है। शुद्ध जो सोना होता है, प्योर सोना, वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। प्योर सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन बच्चों ये जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? आसानी से टूट सकता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। इसलिए 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते, उनका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का सोना अत्यधिक क्या होता है? मुलायम होता है। तो फिर क्या करते हैं? 22 कैरेट सोना लेते हैं। 22 कैरेट सोना यानी कि उसमें 22 भाग तो किसका होता है? शुद्ध सोने का, और शेष 2 भाग जो है ना, या तो चांदी मिलाई जाती है या फिर तांबा मिलाया जाता है, जिसके कारण वो सोना है ना जो कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कठोर होने के बाद उसके क्या बनाए जा सकते हैं? आभूषण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसके बाद अगला चैप्टर आपके स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।